एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस की टाइप्स में से ये भी एक टाइप है। इससे पहले हम सिमेट्रिक रिलेशन को डिस्कस कर चुके, और सिमेट्रिक रिलेशन में हमने ये कहा था कि किसी भी रिलेशन को हम सिमेट्रिक तब कहेंगे कि जब रिलेशन में मौजूद हर ऑर्डर पेयर का रिवर्स पेयर उसी रिलेशन में मौजूद होना चाहिए। अगर ऐसा रिलेशन है कि जिसमें मौजूद तमाम ऑर्डर पेयर्स का रिवर्स पेयर भी उसी रिलेशन में मौजूद हो, तो ऐसे रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन को समझने से पहले हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसको हम फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एग्जांपल्स का हम सहारा लेंगे और उनके थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है, जिसमें लिखा है कि ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट एक्स इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक if for every AB belongs to X and order pair AB belongs to R implies BA belongs to R only if A is equal to B। तो इस स्टेटमेंट को समझना काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा क्रिटिकल होता है, और वो इसकी एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो यहाँ से नहीं निकाल पाते कि इसमें एक्चुअली क्या कहा गया है। तो इसको हम एक तो मैथमेटिकली हम समझाने की कोशिश करते हैं, फिर इसको हम इनफॉर्मली भी हम बता देते हैं कि इसका इनफॉर्मल इसकी क्या मीनिंग है। तो मैथमेटिकली ये है कि अगर हमारे पास एक रिलेशन है जो डिफाइन हुआ है किसी सेट एक्स पे, तो उस रिलेशन को हम एंटी सिमेट्रिक तब कहेंगे जब हम उस सेट में से कोई से भी दो मेंबर्स ऐसे ले लें जिनका ऑर्डर पेयर रिलेशन में मौजूद हो। तो इसका नतीजा ये निकलना चाहिए कि जो भी ऑर्डर पेयर ए बी रिलेशन में मौजूद है, उसका रिवर्स पेयर यानी ए बी अगर आर में है, तो इसका मतलब उसका रिवर्स पेयर आर में उसी सूरत होना चाहिए अगर पेयर में मौजूद दोनों एलिमेंट्स सेम हों। तो इनफॉर्मली हम इस चीज़ को ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें उन ऑर्डर पेयर्स का रिवर्स पेयर मौजूद हो जिन ऑर्डर पेयर्स में मौजूद मेंबर्स सेम हैं। और ये बात इसलिए है कि जो सेम मेंबर्स अगर हों तो वहाँ पे जो रिवर्स पेयर होता है वो खुद ही होता है हर पेयर, क्योंकि उसके अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक रिलेशन है जिसके अंदर एक एलिमेंट है 2 and 2, ये अगर किसी रिलेशन में मौजूद है जिसमें देखें पहला मेंबर और दूसरा मेंबर ये दोनों बिल्कुल सेम हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि इसका रिवर्स पेयर आर में मौजूद ना हो, क्योंकि इस ऑर्डर पेयर का जो रिवर्स पेयर होगा, रिवर्स पेयर किसको कह रहे हैं हम कि 2 यहाँ पे जो फर्स्ट प्लेस पे उसको हम उठा के सेकंड प्लेस पे रख दें, और जो सेकंड प्लेस का एलिमेंट है उसको उठा के हम फर्स्ट प्लेस पे रखते हैं, क्योंकि ऐसा करने से जो हमें ऑर्डर पेयर मिलेगा वो अगेन 2 और 2 का ही मिलेगा। अगर ये एलिमेंट अगर ये ऑर्डर पेयर आर में है तो इन दोनों को इंटरचेंज करने से कोई नया ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा हमें, वो भी एग्जैक्ट वही ऑर्डर पेयर मिलेगा और उसका भी आर में होना लाजमी है। तो मतलब ये हुआ कि अगर किसी ऑर्डर पेयर के दोनों मेंबर्स सेम हो तो उस ऑर्डर पेयर का जो रिवर्स पेयर होगा वो खुद ही होगा, और वो बाय डिफ़ॉल्ट या ट्रिवियली उसका जो रिवर्स पेयर है वो हमेशा उस रिलेशन में मौजूद होगा। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये दोनों एलिमेंट्स सेम हों और इनका ऑर्डर पेयर भी रिलेशन में हो लेकिन इनका रिवर्स पेयर रिलेशन में ना हो, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये पेयर अगर मौजूद है तो रिवर्स पेयर भी लाजमी मौजूद होगा, तो उसको तो हम डिनाई कर ही नहीं सकते। हाँ, ये है कि अगर पेयर में मौजूद जो दो एलिमेंट्स हैं अगर वो दोनों डिस्टिंक्ट हैं, तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो डिस्टिंक्ट मेंबर्स होंगे उनके रिवर्स पेयर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ओनली इफ़ ये चीज़ बता रही है कि रिलेशन में मौजूद किसी भी ऑर्डर पेयर का रिवर्स पेयर रिलेशन में तब मौजूद हो अगर ओनली इफ़, यानी ये सिचुएशन सिर्फ उस सूरत में होनी चाहिए जब ए और बी सेम हो, यानी पेयर में मौजूद दोनों एलिमेंट्स सेम हों तब उनका रिवर्स पेयर मौजूद हो, अदरवाइज कोई किसी ऑर्डर पेयर का रिवर्स पेयर मौजूद नहीं होना चाहिए उस केस के लिए जब ए और बी सेम ना हो।
तो इसी चीज़ को, इसी डेफिनेशन को या इसी कंडीशन को हम एक दूसरे अंदाज में भी लिख सकते हैं। और वो जो सेकंड वे है इस कंडीशन को डिस्क्राइब करने का, वो ये भी है। हम ये भी कह सकते हैं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एक्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, इफ ए बी order pair A B belongs to R, then B A must not belongs to R। यानी इसका ये मतलब है कि अगर हम X में से कोई दो ऐसे एलिमेंट्स चूज कर रहे हैं जो दोनों सेम नहीं है, यानी अगर ये दोनों A और B दोनों एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, यानी A और B दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, सेम एलिमेंट्स नहीं है बल्कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, और इन दोनों का पेयर, अगर इन दोनों का पेयर रिलेशन में है तो इनका रिवर्स पेयर रिलेशन में नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन भी हम लिख सकते हैं इस कंडीशन की जगह, क्योंकि इस कंडीशन और इस कंडीशन में कोई डिफरेंस नहीं है। ये दोनों एक ही सिचुएशन को और एक ही फैक्ट को या एक ही कंडीशन को डिस्क्राइब कर रही हैं दोनों। यहाँ पे वर्डिंग डिफरेंट है लेकिन दोनों की मीनिंग एग्जैक्ट सेम है, चाहे हम इसको ऐसे बयान करें या हम इसको ऐसे बयान करें, दोनों का सिर्फ एक ही मतलब है, और वो मतलब ये है कि रिलेशन के अंदर जो भी पेयर है उसके अगर दोनों एलिमेंट्स, पेयर के अंदर दोनों एलिमेंट्स अगर डिस्टिंक्ट हैं तो उनका रिवर्स पेयर नहीं होना चाहिए, और ये बात हमने यहाँ बताई है। और यहाँ ये बता रहे हैं कि किसी उस रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं उनका रिवर्स पेयर्स उस रिलेशन में उसी सूरत में मौजूद हों कि अगर पेयर में मौजूद दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं। यानी यहाँ पे रिलेशन के ऑर्डर पेयर्स के रिवर्सेस का रिलेशन में होना उस वक्त अलाउ किया गया है जब पेयर में मौजूद दोनों एलिमेंट्स इक्वल हों। यानी यहाँ पे भी वही मतलब है कि अगर पेयर में मौजूद दोनों एलिमेंट्स सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो फिर ऑर्डर पेयर का रिवर्स जो है वो रिलेशन में नहीं होना चाहिए। यानी होने की परमिशन तब है जब पेयर में मौजूद दोनों एलिमेंट्स इक्वल हों। तो एग्जैक्ट यही चीज़ जो है हमने यहाँ पे भी बताई है कि अगर दो एलिमेंट्स या दो मेंबर्स इक्वल नहीं हैं लेकिन दोनों का रिलेशन, दोनों का ऑर्डर पेयर रिलेशन में मौजूद है, तो फिर इनका रिवर्स पेयर रिलेशन में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं हैं। और ऊपर ये बताया गया है कि किसी भी पेयर का रिवर्स पेयर उसी सूरत में एक्सेप्टेबल होगा एंटीसिमेट्री के लिए जब पेयर के दोनों एलिमेंट्स आपस में सेम हो। खैर ये इसकी एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन थी, ये काफ़ी हद तक हमने कोशिश की है कि ये समझाएं, लेकिन कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इस चीज़ को मज़ीद एलोबरेट कर सकते हैं। तो उसमें पहला हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, कोई डेली लाइफ कोई इस तरह की सिचुएशन, और उसके अंदर हम देखने की कोशिश करेंगे कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन किस तरह का हो सकता है। तो यहाँ हमने एक सिचुएशन ऐसी बनाने की कोशिश की है जिसके अंदर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो, और यहाँ पे मैंने जो सेट लिया है X, जिसके अंदर 5 मेंबर्स मैंने लिए हैं A B C D and E, और ये मैं बताता चलूँ कि ये एक ऐसी सिचुएशन है कि ये बेसिकली 5 कॉलीग्स हैं, और A B C D E ये 5 कॉलीग्स हैं जिनका मैंने एक ग्रुप बनाया है जिसको मैंने एक सेट X का नाम दिया है। और इन कॉलीग्स ने एक डिसीजन लिया है कि जो वीकेंड होगा, जो आने वाला वीकेंड है, वो ये फ्रेंड्स जो है वो किसी न किसी, या ये जो कॉलीग्स हैं ये आपस में ही किसी न किसी के घर में वो वीकेंड स्पेंड करेंगे। और इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही फ्रेंड जो है सारे के सारे एक ही फ्रेंड के घर में जमा हों, बल्कि कुछ फ्रेंड्स जो है वो, या कुछ कोलीग्स किसी कोलीग के घर में जा सकते हैं और बाकी कोलीग्स जो है किसी और कोलीग के घर जाके वीकेंड स्पेंड कर सकते हैं। तो ये इस तरह की इनकी एक अंडरस्टैंडिंग है, और इस अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में वीकेंड पे जो सिचुएशन बनी है उसको हमने इस डायग्राम के ज़रिए इसको एग्जिबिट किया है, इसको हमने शो करने की कोशिश की है। और इसमें जो एरोज़ हैं वो ये बता रहे हैं कि कौन सा फ्रेंड जो है वो किस फ्रेंड के घर वीकेंड स्पेंड कर रहा है। तो एरो ये हमें ये दिखा रहा है कि जो ए है, इनमें से जो मेंबर ए था वो उसने अपना वीकेंड स्पेंड किया है बी के घर। तो जब ए बी के घर चला गया है तो जाहिर है फिर बी को होस्ट करना पड़ेगा उसे, इसलिए फिर बी जो है वो अपने घर पे ही रुका, यानी बी ने जो वीकेंड स्पेंड किया है वो अपने घर पे ही स्पेंड किया। सी जो है वो भी चला गया है बी के घर वीकेंड स्पेंड करने।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और सी दोनों बी के घर चले गए हैं वीकेंड स्पेंड करने। तो जाहिर है फिर बी को जो है उनको होस्ट करना था, तो बी जो है फिर उसने वीकेंड स्पेंड किया अपने घर पे। इसी तरह डी जो है वो अपने घर पे रहा है, और उसकी रीज़न ये थी कि ई जो है वो उसके घर वीकेंड स्पेंड करने आया था। तो ये एक सिचुएशन बनी है इस तरह की। और इस सिचुएशन को अगर हम ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में दिखाना चाहें, डिस्क्राइब करना चाहें, तो ये सिचुएशन कुछ इस तरह की बनती है कि ए का जो पेयर बन रहा है वो बी के साथ बन रहा है, यानी ए ने जो है वो बी के घर पे अपना वीकेंड स्पेंड किया है। इसी तरह फिर बी ने डेफिनेटली फिर अपने घर पे ही वीकेंड स्पेंड किया, क्योंकि ए उसके घर चला गया था तो बी को फिर अपने घर पे स्टे करना पड़ा। इसी तरह सी जो है वो बी के घर चला गया, यानी सी ने अपना वीकेंड बी के घर पे स्पेंड किया। डी को फिर अपने घर पे रुकना पड़ा, उसकी वजह ये थी कि ई जो है वो डी के घर चला गया था। तो ये टोटल इतने ऑर्डर पेयर्स हमारे पास बन रहे हैं, यानी जितने एरोज हैं उतने हमारे पास ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। और यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि हर ऑर्डर पेयर किस चीज़ को शो कर रहा है। यानी ए बी के ऑर्डर पेयर का मतलब है कि ए बी के साथ रिलेटेड है, यानी ए ने बी के घर अपना वीकेंड स्पेंड किया है। इसी रिलेशन को अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में या अलजेब्रिक फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x रिलेटेड टू y if x spend his weekend at y's house। तो ये देखें हमारे पास एक प्रॉपर रिलेशन बन चुका है कि एक मेंबर को दूसरे मेंबर के साथ रिलेटेड तब कहेंगे अगर पहले मेंबर ने स्पेंड किया हो अपना वीकेंड दूसरे मेंबर के घर में। तो अगर एक मेंबर ने दूसरे मेंबर के घर में अगर वीकेंड स्पेंड किया है तो पहले मेंबर को हम रिलेटेड कहेंगे दूसरे मेंबर के साथ। तो फिर यही सिचुएशन बन रही है, क्योंकि ए ने बी के घर पे स्पेंड किया है अपना वीकेंड, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए इज़ रिलेटेड टू बी, और फिर बी इज़ रिलेटेड टू बी क्योंकि बी ने अपने ही घर में जो है वीकेंड स्पेंड किया है। इसी तरह सी इज़ रिलेटेड टू बी, और डी इज़ रिलेटेड टू डी, ई इज़ रिलेटेड टू डी। चाहे तो ये तो जाहिर है वो तो डिस्क्रिप्शंस हैं, डिफरेंट वेज हैं डिस्क्राइब करने के रिलेशन को या कनेक्टिविटी को शो करने के, चाहे हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें या इन नोटेशंस में लिखें। तो बात एक ही है, हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक मेंबर जो है वो दूसरे मेंबर के साथ रिलेटेड है। तो ये सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन के अंदर हम ये देख सकते हैं कि जो एंटी सिमेट्री है वो इस रिलेशन के अंदर हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आती है। अगर हम जस्ट ऑर्डर पेयर की टर्मिनोलॉजी में बात करें तो हमें इस रिलेशन के अंदर जो टोटल 5 ऑर्डर पेयर्स हैं उनमें से 2 ऑर्डर पेयर्स हैं, एक ये बी और बी का ऑर्डर पेयर और एक डी और डी का ऑर्डर पेयर। ये 2 ऑर्डर पेयर्स ऐसे हैं जिनके अंदर जो मेंबर्स हैं वो बिल्कुल सेम है। यहाँ बी और बी है और यहाँ डी और डी है। तो जाहिर है यहाँ पे बी और बी का पेयर मौजूद है, तो इसका जो रिवर्स पेयर होगा तो रिवर्स पेयर भी ये खुद ही होगा, कोई दूसरा पेयर तो नहीं हो सकता है, इसलिए कि इसका फर्स्ट मेंबर भी बी है, सेकंड मेंबर भी बी है। तो इन दोनों को इंटरचेंज करने से कोई नया ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा, बल्कि ये खुद ही बनेगा। जब ये पेयर रिलेशन में मौजूद है तो इसका रिवर्स पेयर भी रिलेशन में होगा, क्योंकि वो ये खुद ही है। इसी तरह इस पेयर का रिवर्स भी ये खुद ही है। तो ये 2 पेयर्स ऐसे हैं जिनके रिवर्सेस इस रिलेशन में मौजूद हैं, और उसकी वजह यह है कि वो पेयर्स ये खुद ही है, यानी इनके रिवर्सेस ये खुद ही पेयर्स हैं। लेकिन जो बाकी 3 पेयर्स हैं, एक ये पेयर और एक ये पेयर और एक ये पेयर, इन तीनों में देखें तो उसके अंदर मेंबर्स जो है वो डिस्टिंक्ट हैं, यानी डिफरेंट मेंबर्स हैं। ए डिफरेंट है, बी डिफरेंट है, यहाँ पे सी और बी ये दोनों डिफरेंट हैं, यहाँ ई और डी दोनों डिफरेंट हैं। तो इन डिस्टिंक्ट पेयर में से किसी पेयर का रिवर्स पेयर इस रिलेशन में मौजूद नहीं है। तो मेरे ख्याल में यही वो रिक्वायरमेंट थी एंटीसिमेट्री के लिए कि रिलेशन में मौजूद वो तमाम पेयर्स जिनमें डिस्टिंक्ट मेंबर्स हों उनके रिवर्स पेयर्स फिर रिलेशन में नहीं होने चाहिए। यानी ए बी का पेयर रिलेशन में है तो फिर बी ए का पेयर इस रिलेशन में नहीं होना चाहिए, और इसी तरह सी बी का पेयर इस रिलेशन में है तो बी सी का पेयर जो है ना इस रिलेशन में नहीं होना चाहिए। ई डी का पेयर है तो उसका रिवर्स पेयर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। बाकी ये जो 2 पेयर्स हैं इनके लिए अलाउड है, और वो अलाउड इसलिए है क्योंकि इनके रिवर्स पेयर जो हैं ये खुद ही हैं,
कोई तीसरा या दूसरा कोई ऑर्डर पेयर नहीं है जिसको हम कह सकें। और हमने डेफिनेशन में भी यही कहा था कि किसी भी पेयर का रिवर्स पेयर जो है उसी सूरत में अलाउड होगा जब पेयर के अंदर जो दोनों एलिमेंट्स है वो बिल्कुल सेम हो। तो एग्जैक्ट यही सिचुएशन यहाँ पे इस एग्जांपल में बन रही है और इस रिलेशन को हम कहते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये कुछ हमने मैथमेटिकल एग्जांपल्स हमने लिए, एक सेट लिया हमने, उसके ऊपर हमने 5 रिलेशंस हमने डिफाइन की हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सा रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है और कौन सा एंटी सिमेट्रिक है और कौन सा नहीं है। तो पहले रिलेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ए और ए का पेयर है, बी और बी का पेयर है, सी और सी का पेयर, डी और डी का पेयर। तो हम और एंटी सिमेट्री की डेफिनेशन ये थी कि रिलेशन में मौजूद किसी भी पेयर का रिवर्स पेयर उसी सूरत में अलाउड होगा जब पेयर के दोनों एलिमेंट्स सेम हों। मतलब ये है कि अगर पेयर के दोनों एलिमेंट्स सेम नहीं है तो फिर रिवर्स पेयर अलाउ नहीं होगा किसी भी पेयर के लिए। तो पहला पेयर हम देखते हैं ए और ए, ये दोनों सेम हैं तो इनका रिवर्स पेयर भी ये खुद ही है। बी और बी ये दोनों एलिमेंट्स सेम है, इनका रिवर्स पेयर ये खुद है। सी और सी दोनों सेम है, इनका रिवर्स पेयर ये खुद है। डी और डी सेम है, इनका रिवर्स पेयर खुद है। यानी इस सेट के तमाम तमाम ऑर्डर पेयर्स के रिवर्स पेयर्स भी इसी रिलेशन में मौजूद हैं। लेकिन किस केस के लिए कि जब तमाम ऑर्डर पेयर्स के अंदर हम देख सकते हैं कि एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है, ये दोनों सेम है और इनका रिवर्स पेयर मौजूद है, ये दोनों सेम और रिवर्स पेयर मौजूद। तो इसलिए यहाँ पे एंटी सिमेट्री के किसी रिलेशन की वायलेशन नहीं हो रही है, किसी कंडीशन की या किसी रिक्वायरमेंट की जो है वायलेशन नहीं हो रही, क्योंकि अगर ऑर्डर पेयर्स के अंदर दोनों एलिमेंट्स सेम हैं तो उनके रिवर्सेस जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं एंटी सिमेट्री के अंदर। सिर्फ ये था कि जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के जो ऑर्डर पेयर्स हैं उनके रिवर्सेस नहीं होने चाहिए। तो इस रिलेशन के अंदर कोई डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का पेयर है ही नहीं कि जिसका इन्वर्स पेयर इसमें है या नहीं है वो हम देख सकें। तो इनमें जितने भी ऑर्डर पेयर हैं सब के अंदर एलिमेंट्स जो है वो दोनों मेंबर्स जो हैं सब में सेम हैं। तो और जो जब भी पेयर के अंदर दोनों मेंबर सेम होंगे उनके रिवर्सेस वैसे भी एंटी सिमेट्रिक के अंदर अलाउड हैं। तो मतलब ये हुआ कि ये एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। इसी तरह R2 की बात करें तो A और A बिल्कुल सेम एलिमेंट्स है तो इनका रिवर्स पेयर ये खुद है। D और D सेम है, इनका रिवर्स पेयर ये खुद है। A और C ये दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, A और C डिस्टिंक्ट है और B और C ये दोनों भी डिस्टिंक्ट है। तो अब देखें कि 2 ऑर्डर पेयर्स ऐसे हैं जिनके मेंबर्स सेम हैं और 2 ऑर्डर पेयर्स ऐसे हैं जिनके मेंबर्स डिस्टिंक्ट हैं। अब जिन ऑर्डर पेयर्स के मेंबर्स सेम हैं उनके रिवर्सेस तो वैसे भी अलाउड हैं क्योंकि वो खुद ही उनके अपने रिवर्सेस हैं। बाकी जो 2 डिस्टिंक्ट हैं हम देख सकते हैं कि ए सी एक पेयर है तो इसका जो रिवर्स पेयर है वो इस रिलेशन में मौजूद नहीं है। दूसरा डिस्टिंक्ट पेयर बी सी का है, इसका रिवर्स पेयर यानी सी बी वो भी इस रिलेशन में मौजूद नहीं है। यानी 2 भी पेयर्स थे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के और उनके पेयर्स भी रिलेशन में मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशन भी एंटी सिमेट्रिक है। थर्ड रिलेशन है ए बी एंड ए सी, यानी 2 ही ऑर्डर पेयर्स हैं और दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर्स हैं। इसके एलिमेंट्स दोनों भी डिस्टिंक्ट हैं और इसके दोनों एलिमेंट्स भी डिस्टिंक्ट हैं। और हमें पता है कि एंटी सिमेट्री के अंदर जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स वाले ऑर्डर पेयर्स हैं उनके रिवर्स पेयर्स नहीं होने चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि ए बी का जो रिवर्स पेयर है वो तो बी ए का ऑर्डर पेयर है जो कि इस रिलेशन में मौजूद नहीं है। ए सी का जो रिवर्स पेयर है वो सी ए है, वो भी इस पे रिलेशन में मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रिक्वायरमेंट एंटी सिमेट्री की इसमें भी फुलफिल हो रही है। अब हम बात करें R4 की, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि एंटी सिमेट्री की जो रूल है या जो रिक्वायरमेंट है उसकी वायलेशन हो रही है। और वो कहाँ पे हो रही है? वो इस पेयर के लिए हो रही है। ए और सी का पेयर, ए और सी 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, उनका ऑर्डर पेयर है रिलेशन में। और इसका जो रिवर्स पेयर है ए सी का वो है सी ए और ये पेयर यहाँ पे भी मौजूद है। यानी 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का जो ऑर्डर पेयर है उसका रिवर्स पेयर भी इस रिलेशन के अंदर मौजूद है, इसलिए हम इस रिलेशन को एंटी सिमेट्रिक नहीं कह सकते। इसी तरह R5 के अंदर भी यही सिचुएशन है कि ए बी एक पेयर है जिसके दोनों मेंबर्स डिस्टिंक्ट है, लेकिन इनका जो रिवर्स पेयर है बी ए वो भी इसी रिलेशन में मौजूद है, इसलिए हम इसको भी एंटी सिमेट्रिक नहीं कहते।